है, कैसे निकालते हैं। सो आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। क्या होता है समझो। पहले हम एक केस ले रहे हैं। कौन सा केस? हम क्या करते हैं, एक स्फीयर लेते हैं, एक स्फीयर लेते हैं, हॉलो स्फेरिकल सेल लेते हैं। क्या लेते हैं? फर्स्ट वी आर टेकिंग वन हॉलो स्फेरिकल सेल। फर्स्ट वी आर टेकिंग ए हॉलो स्फेरिकल सेल। हम एक हॉलो स्फेरिकल सेल लेते हैं इस तरह से, देखो एक हॉलो स्फेरिकल सेल है और इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। कितना है? यूनिफॉर्म है, ऐसे करके। This is a uniform hollow spherical cell. This is a uniform hollow spherical cell, ठीक है। इसके ऊपर टोटल चार्ज Q है, रेडियस की R है, सिग्मा इसके ऊपर क्या है? चार्ज पर नेट एरिया, जो कि हर पॉइंट पे सेम है। सेम नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहां पे सेम है, यहां सिग्मा सेम है। नाउ हम जानना चाहते हैं कि यहां पर हम जानते हैं इसके अंदर फील्ड कितना होता है? 0 होता है। हॉलो स्फेरिकल सेल के भीतर में फील्ड 0 होता है, ठीक है। उसके बाहर में फील्ड जो होता है वो होता है, उसके बाहर में जो फील्ड होता है, कहीं भी यहां निकालना चाहते हो फील्ड या कहीं भी निकालना चाहते हो, कहीं भी फील्ड निकालना चाहते हो, वहां फील्ड जो होता है वो होता है उसके परपेंडिकुलर, और उसकी वैल्यू होती है सिग्मा बाय, ये फील्ड होता है परपेंडिकुलर। ये फील्ड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। हॉलो स्फेरिकल सेल के परपेंडिकुलर फील्ड निकलता है। हम जानते हैं रेडियल, क्योंकि ये बाहर के पॉइंट के लिए क्या बन जाएगा? पॉइंट चार्ज, तो फील्ड होगा रेडियल अलोंग द रेडियस वेक्टर। हमको इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, कितनी फील्ड होगी। तो हम क्या करते हैं, यहां एक बहुत छोटा सा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे बहुत एक छोटा सा एक इस तरह से वो लेते हैं। हम लोग यहाँ पे एक बहुत छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, साइज बड़ा करके दिखा रहा हूं बट है बहुत छोटा, एक डीए लेंथ का, एक हम ऐसे करके एक विक्स वेपोरेव का जैसा डब्बा होता है ना, छोटा सा, जिसका रेडियस बड़ा होता है बट थिकनेस बहुत कम होता है, वो यहां कट कर लेते हैं। हम यहां पे क्या करते हैं? गॉसियन सरफेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वी आर गोइंग टू मेक ए गॉसियन सरफेस हियर, इस तरह से देखो, बहुत छोटा सा टिफिन बॉक्स जैसा, टिफिन बॉक्स के जैसा। तो ये बताओ, इस फील्ड की मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो बिकॉज ये बहुत छोटा सा है, हम कह सकते हैं कि यहां लिखेंगे, अगर यहां फील्ड ई है तो फ्लक्स तो सिर्फ इसी माउथ के थ्रू है। अंदर वाले माउथ में तो फील्ड ही 0 है, अंदर वाले माउथ में तो फील्ड ही 0 है, तो जो भी फ्लक्स होगा वो सिर्फ इस शेडेड कैप के थ्रू होगा। और बिकॉज यहां पर फील्ड परपेंडिकुलर है, तो इसके थ्रू, साइड सरफेस के थ्रू वैसे ही फ्लक्स 0 है। या तो फील्ड 0 है, या फिर एरिया वेक्टर जो साइड सरफेस का है, जो यहां पे ए वेक्टर, एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर ग्रेजिंग है। तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा? इसके थ्रू फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू, इसके थ्रू फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू डीए। अगर ये एरिया कितना है? डीए, तो सिंपली कितना हो जाएगा? डीए वेक्टर भी बाहर की तरफ है, डीए वेक्टर भी बाहर की तरफ, ई इंटू डीए, ये हो जाएगा cos 0 डिग्री। समझो, बिकॉज फील्ड वेक्टर भी, बताओ, ये जो माउथ है, यहां एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड है और फील्ड भी आउटवर्ड है, दोनों में एंगल कितना है? 0 डिग्री है। दैट शुड बी इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बताओ, इसके अंदर, इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज बंद है? इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज बंद है? तो यहां पे चार्ज पर यूनिट एरिया कितना था? सिग्मा इंटू डीए। एक लेयर है, एक लेयर के ऊपर चार्ज फैला हुआ है, सिग्मा इंटू डीए। कितना एरिया इसके भीतर में है? डीए, तो सिग्मा इंटू डीए, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो डीए कट जाएगा, तो फील्ड कितना हो जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। और ये सिर्फ यही वैलिड नहीं है, ये अगर इर्रेगुलर शेप भी होता, अगर ये इस टाइप से इर्रेगुलर शेप भी अगर होता, और ये इस टाइप से कोई इर्रेगुलर सरफेस होता, कंडक्टिंग सरफेस, इस पे हम चार्ज डालते तो सारे चार्ज कहां चले जाते? सरफेस पे चले जाते। ये बात और है,
कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होता। जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है वहां चार्ज ज्यादा होता है, और जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होता है वहां सिग्मा कम होता है। इस केस में भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम फील्ड निकालना चाहते हैं, अगर हम यहां फील्ड निकालना चाहते हैं यहां पे, तो यहां पे जो लोकल वैल्यू है सिग्मा की, सिग्मा हर पॉइंट पे वेरी कर रहा है। यहां जो भी इस पॉइंट पे जो सिग्मा की वैल्यू है, यहां फील्ड होती परपेंडिकुलर टू दिस कंडक्टिंग सरफेस, क्योंकि कंडक्टिंग सरफेस में क्या होता है, कंडक्टर में क्या होता है, अंदर में फील्ड जीरो होता है, यहां फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। और बिकॉज सिग्मा हर पॉइंट पे अलग अलग है, सिग्मा हर पॉइंट पे अलग अलग है डिपेंडिंग ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसीलिए फील्ड भी हर पॉइंट पे अलग अलग होता है। जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, सिग्मा ज्यादा है, वहां फील्ड भी ज्यादा होगा। सिग्मा वेरी कर रहा है, इसीलिए हर पॉइंट पे फील्ड वेरी करेगा। ये जो फील्ड तुमको दिख रहा है, ये है फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस। ये जो फील्ड है, जो गॉस लॉ में हम पढ़े हुए हैं बेसिक में, ये जो फील्ड है, ये फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस। और सिग्मा जो यहां पे है वो सिर्फ वहां का लोकल सिग्मा है, इसमें इस सिग्मा और इस सिग्मा को नहीं लेते हैं। सिग्मा उस पॉइंट पे लोकल होता है और फील्ड सबके कारण होता है, ये वैलिड होता है। सो यू हैव गॉट कि जस्ट आउटसाइड फील्ड कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अंदर फील्ड कितना है, जीरो। अब हम ये जानना चाहते हैं कि यहां पे फील्ड समझो, इसके जस्ट बाहर फील्ड कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और अंदर फील्ड कितना है, जीरो। अंदर फील्ड कितना है, जीरो। समझो, बाहर में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अंदर में है जीरो। अब सोचो, अगर हम इस बॉल में से एक छोटा सा टुकड़ा डीए लेंथ का काट के निकाल लेंगे, और एक छोटा सा टुकड़ा डीए लेंथ का काट के निकाल लेंगे, तो वो डीए लेंथ कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा आउटवर्ड, हम ये जानना चाहते हैं। ठीक है, फुटबॉल ही हो, ठीक है, कोई डाउट यहां? तो याद रखना, चाहे वो कंडक्टर हो या नॉन कंडक्टर हो, कभी भी अगर कोई लेयर है, अगर कोई लेयर है वहां पे, अगर कोई चार्ज का लेयर है, वहां अगर लोकल वैल्यू ऑफ चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो वहां पे फील्ड जो होता है वो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये बताओ, ये रहा, छोड़ दो, ये है जैसे ये स्फेयर है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, बाहर में फील्ड है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अंदर में फील्ड है जीरो। अब सोचो, हम अगर इसका ये टुकड़ा छोटा सा ये टुकड़ा और हम काट के निकाल लें, हम इस टुकड़े को काट दें, अगर ये पूरी तरह चार्ज है समझो, यानी ये फैलने की कोशिश तो कर रहा है, कर नहीं पा रहा है, ये फैलने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है? हर पैच, हर चार्ज, हर दूसरे चार्ज को रिपेल कर रहा है, तो ये चाहता है उड़ जाए, बट चूंकि ये स्टिच किया हुआ है, ये उड़ नहीं पा रहा है। अगर हम इसका स्टिच खोल देंगे और छोड़ देंगे तो ये उड़ जाएगा। अगर हम इसका स्टिच यहां से खोल के छोड़ देंगे और ये पूरा चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज और रेस्ट ऑफ द फुटबॉल भी पॉजिटिवली चार्ज, तो ये रेडियली उड़ जाएगा। हम जानना चाहते हैं कि ये पैच रेडियली कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, ये पैच रेडियली कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था नॉर्मल डायरेक्शन में, उसको बोलेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। हमको प्रेशर निकालना है, ठीक है। पहले हम कंडक्टर में निकालेंगे और फिर उसको जनरलाइज करेंगे, और यही चीज ग्रेविटेशन में भी वैलिड होता है। अब तक जो ही पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सब ग्रेविटेशन में वैलिड होता है। तो देखते हैं हम क्या करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं, समझो, हम ये जानना चाहते हैं, ये हमारे पास स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, हम जानते हैं इसके अंदर फील्ड था जीरो और बाहर फील्ड था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हम क्या करते हैं, इसको यहां से कट कर लेते हैं। बहुत छोटा टुकड़ा कट किए हैं, समझो, हमने यहां से एक बहुत छोटा सा टुकड़ा कट किया है। हम इसको बड़ा करके दिखा रहे हैं फॉर क्लैरिटी। हमने यहां से एक बहुत छोटा सा टुकड़ा कट कर लिया और इसको बाहर निकाल दिए,
समझो, हमने एक इसका बहुत सारा छोटा सा ये टुकड़ा जो है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा इतना बड़ा जो है हमने कट कर लिया, उसको बाहर निकाल दिया। ये जो टुकड़ा है इससे भी छोटा, बहुत छोटा, जितना छोटा हो सके। अब बताओ, यहां दो चार, हम जानना चाहते हैं कि ये जो टुकड़ा है ये कितना फील्ड, कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था। ये जो टुकड़ा है ये अगर इसको हम फिर से इसमें सेट करना चाहेंगे, हमको बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बाकी स्फेयर को रिपेल कर रहा है। किस फोर्स से रिपेल कर रहा है, या हमको कितना फोर्स इनवर्ड लगाना पड़ेगा इसको पुश करके यहां तक लाने के लिए, हम ये निकालना चाह रहे हैं। तो समझो इस बात को, तुम ये नहीं कर सकते हो कि तुमने जो फील्ड निकाला था सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, उससे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि वो जो फील्ड था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, उसमें इसका कंट्रीब्यूशन भी था। वो जो फील्ड आया था ना बाहर की तरफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, उसमें इस पैच का भी कंट्रीब्यूशन था। लेकिन अगर तुम इसके ऊपर फोर्स निकालना चाहते हो तो तुमको इसके खुद का फील्ड नहीं लेना है, समझो। यू शुड नॉट टेक द फील्ड ड्यू टू इट्स ओन। मेरा बनाया हुआ फील्ड मेरे ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा। अगर तुम मेरे ऊपर फोर्स निकालना चाहते हो, तुमको मेरे अलावा सबका फील्ड निकालना होगा, बट मेरा फील्ड नहीं निकालना होगा। मैं खुद के ऊपर फील्ड नहीं लगा सकता हूं। इसीलिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट में इसका फील्ड भी था, तुमको पूरे के फील्ड में इसके फील्ड को हटाना पड़ेगा, तब तुम इसके ऊपर फोर्स निकाल सकते हो। समझो, हम कह रहे हैं, मान लेते हैं इसकी वजह से फील्ड था E1, तो बिकॉज एक पॉजिटिवली चार्ज सरफेस है तो फील्ड E1 यहां नीचे होगा। यहां पर फील्ड E1 जो होगा वो क्या होगा, नीचे होगा, और यहां फील्ड E1, वही फील्ड E1 क्या होगा, ऊपर होगा। होगा कि नहीं, क्योंकि ये एक चार्ज प्लेट है, एक चार्ज प्लेट है। इधर फील्ड देगा E1 ऊपर, तो यहां वही फील्ड देगा नीचे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता प्लेट को इस तरह रखो या इस तरह रखो। तो जो फील्ड ऊपर रेडियली पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकलता है तो नीचे अंदर जाएगा। बट इसके कारण जो फील्ड होगा, समझो, इसके कारण जो फील्ड होगा, किसके कारण, इसके कारण जो फील्ड होगा, इसके कारण ये डायरेक्टली ऐसे निकलेगा। यहां भी कितना होगा E2, और यहां भी कितना होगा E2। क्यों होगा, यहां फील्ड नहीं बदल सकता है। इस बाउंड्री पे इसका फील्ड जो है कंटिन्यूअसली अंदर से जस्ट अंदर, बाकी बचे हुए स्फेयर का फील्ड अंदर भी E2 होगा और जस्ट बाहर भी E2 होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम यहां पे एक छोटा सा गॉसियन सरफेस बनाए, और हम यहां पे एक छोटा सा गॉसियन सरफेस बनाए इस तरह से, अगर हम यहां छोटा सा एक गॉसियन सरफेस बनाए यहां पे छोटा सा, तो क्या होना चाहिए, मान लो अंदर फील्ड E2 है और जस्ट बाहर E3 है। यहां कोई चार्ज तो है नहीं, तुमने क्या चार्ज काट दिया है ना, तुमने तो यहां पे एक चार्ज को कट कर दिया था, तो यहां तो खोखला है, वैक्यूम है, तो यहां पर क्या होगा, इसके थ्रू फ्लक्स क्या आएगा, जीरो, क्यू इनसाइड जीरो। बट क्यू इनसाइड क्या है, E1। देखो यहां पे जो फील्ड था इनटू ए विथ नेगेटिव साइन, और यहां जो फील्ड था इनटू ए विथ पॉजिटिव साइन, यानी बाहर का फील्ड इनटू ए माइनस अंदर का फील्ड इनटू ए, जीरो होना चाहिए। समझो, अगर हम मान लें कि यहां पे फील्ड E2 है और यहां पर फील्ड मान लेते हैं E3 है, हम मान लेते हैं कि कट करने के बाद, हटाने के बाद, जब इसको हमने काट के निकाल दिया, इसको मैंने काट के निकाल दिया, और यहां पे खाली जगह है, अब यहां जो फील्ड है जो इसके अंदर से निकल रहा है, जैसे रोशनी निकलता है, अगर इसके भीतर से कोई फील्ड निकल रहा है, मान लेते हैं फील्ड जस्ट इनसाइड E2 था और जस्ट आउटसाइड E3 था, कभी भी बिना चार्ज के फील्ड नहीं बदलेगा। गॉस लॉ कहता है कि जहां भी फील्ड को बदलना है वहां चार्ज चाहिए, बिना चार्ज के फील्ड नहीं बदल सकता है। चार्ज फ्री रीजन में फील्ड कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब हुआ, अगर इसके जस्ट अंदर चार्ज फील्ड मान लो E2 था और जस्ट बाहर फील्ड E3 है, तो ये गॉसियन सरफेस बनाओ, तो बताओ यहां पे कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स जीरो, बाहर वाले के थ्रू E2 इंटू E3 इंटू DA, E3 इंटू DA, अंदर वाले के थ्रू माइनस E3 इंटू DA, माइनस E2 इंटू DA। क्या होना चाहिए, जीरो। क्यों होना चाहिए जीरो, क्या होना चाहिए, जीरो होना, क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहां तो कोई चार्ज ही नहीं है ना, वो तो खाली जगह है। इसका मतलब E2 इक्वल टू E3, ये चार्ज, ये जो फील्ड होता है कंटिन्यूअस, यहां E2, तो इसके जस्ट अंदर E2, बाकी बचे हुए
कट करने के बाद अब क्या करो, तो यहां E2 तो यहां भी E2, जस्ट अंदर E2 जस्ट बाहर भी E2, यही फील्ड लाइन डायरेक्टली निकल जाता है। अब इस कैप को क्लोज कर दो। तुमको पता है, तुम जैसे कैप को क्लोज करोगे तुमको पता है अंदर में फील्ड कितना था 0, बाहर कितना था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था ना। तो तुम इस कैप को क्लोज करो। अब तुम जब इस कैप को क्लोज करोगे अंदर में फील्ड क्या हो जाएगा, इसकी वजह से E1 भीतर, इसकी वजह से E1 नीचे और इसकी वजह से E2 ऊपर, तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा E2 माइनस E1, 0। कितना होना चाहिए 0, समझो। अगर हम इस कैप को क्लोज कर दें, अगर इसकी वजह से E1 था ऊपर में, E1 ऊपर, नीचे में E1 नीचे, इसकी वजह से इसके जस्ट भीतर भी था E2 बाहर और जस्ट बाहर भी है E2 बाहर। अब हम इसको क्लोज कर रहे हैं, क्लोज करेंगे तो अंदर में क्या होगा, ये और ये वेक्टर सम करेगा, ये अंदर था और ये बाहर था, तो नेट फील्ड होगा E2 माइनस E1। लेकिन हम जानते हैं इसको क्लोज करने के बाद नेट फील्ड क्या हो जाता है 0। हम ये भी जानते हैं कि बाहर में इसका E2 बाहर, इसका E1 बाहर, मिलके क्या बन जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हो। हमको पता है कंप्लीट फील्ड, जब ये कैप नहीं था तो अंदर में फील्ड था 0, यानी अंदर में जो फील्ड था वो दो फील्ड का वेक्टर सम था। कौन कौन सा, एक इस कैप के कारण और एक बिना कैप के कारण। इस पैच के कारण अंदर में अगर E1 है और बिना कैप के E2 है, तो नेट फील्ड कैप बंद होने के बाद क्या होता है E2 माइनस E1 भीतर में, वो हम जानते हैं 0 होता है। और बाहर में क्या होता है, इसके कारण E1, इसके कारण E2, दोनों जुड़ के क्या होता है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। यहां से आएगा तुमको E1 और E2 सेम आएगा, कितना आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, ये अकेला पैच जिस मैग्नीट्यूड का फील्ड क्रिएट करता है ना, पूरा बाकी मिलके उसके बराबर फील्ड क्रिएट करता है। ये अकेला पैच, ये छोटा सा पैच जो फील्ड E1 क्रिएट करता है ना मैग्नीट्यूड, वो इस पूरे का मिला जुला, क्योंकि E1 इक्वल टू क्या आ रहा है E2। अब समझो, अब हम ये कह सकते हैं ये जो कैप है ना, छोटा सा चार्ज DQ, इसको DQ मान सकते हो, छोटा सा कैप, ये कैप किसमें रखा है E2 में रखा है। इस कैप पे फोर्स लगेगा किसके कारण, E2 के कारण, E1 के कारण नहीं लगेगा। E1 तो इसका खुद का फील्ड है और कोई भी चार्ज खुद के ऊपर खुद के कारण फोर्स नहीं लगाता है। तो अब क्या करोगे, अगर हम निकालना चाहते हैं द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस कैप, हम लिख सकते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पैच, दैट इज इक्वल टू E2 इंटू DQ। जो ये DQ चार्ज जो है, ये DQ चार्ज किसके फील्ड में रखा हुआ है, E2 में रखा हुआ है। E1 तो इसकी वजह से था, E1 का इसमें, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसमें E1 का कोई रोल नहीं है, E2 का रोल है। E2 का मतलब है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 का मतलब है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आउटवर्ड। E2 का मतलब है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आउटवर्ड इनटू DQ का मतलब है इसके ऊपर चार्ज कितना होगा DQ, सिग्मा DA होगा ना, सिग्मा DA, चार्ज पर यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट इनटू स्मॉल एरिया DA जो तुमने कट किया था। यहां से आएगा, देखो ये होता है DF और ये किधर होगा, एलोंग नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल ना, एलोंग आउटवर्ड नॉर्मल। एग्रीड। तो DF बाय DA क्या हो जाएगा बताओ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग नॉर्मली आउटवर्ड ऑलवेज परपेंडिकुलरली ट्राइंग टू एक्सपेंड। ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि यहां पे हर पॉइंट पे एक बाहर की तरफ प्रेशर ऐड कर रहा है जो इसको डिसइंटीग्रेट करना चाह रहा है, तोड़ना चाह रहा है, फैलाना चाह रहा है। वो जो प्रेशर होता है वो प्रेशर होता है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म होगा, हर पॉइंट पे इसकी मैग्नीट्यूड
जो है, बिकॉज ये सिग्मा सेम है तो हर पॉइंट पे सेम होगा, ठीक है। नाउ कोई डाउट यहां तक में? एट द एंड ऑफ द क्लास हम तुमको एक शॉर्टकट बताएंगे, एक मेथड बताएंगे, तुमको उसको याद रखना है टू सॉल्व क्वेश्चंस। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बट लास्टली द लिटमस टेस्ट, द एम इज टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ IIT JEE। कहीं का भी कोई क्वेश्चन ओलंपियाड का IIT JEE का आता है तुमको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो, हाँ ये पैच जो है वो प्रेशर, वो कट करने के बाद पहले भी कर रहा था, वो पहले भी कर रहा था। इसीलिए अगर हम इसको चार्ज डाल दें, इसके ऊपर हम चार्ज पूरा डाल दें और उसके बाद हम इसको बस एक ब्लेड से कट मार दें, कट मारते ही उड़ जाएगा। ये उड़ना चाह रहा था, वो तो मटेरियल का स्ट्रेंथ इसको बचाए हुए था। यहां हम एक चीज देख सकते हैं, हमने भी पढ़ा नहीं है, इलास्टिसिटी में क्वांटिटी होता है, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। एक लिमिट से ज्यादा चार्ज देंगे तो ये फट जाएगा, एक लिमिट से ज्यादा चार्ज देंगे तो फुटबॉल जो है ब्रेक कर, रप्चर कर जाएगा, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। अभी हम वो सब चीज नहीं ले सकते हैं, उसमें कैसे करते हैं वो सब भी अगर होगा तो बता देंगे। तो ये जो है ये है आउटवर्ड फोर्स। ये वो फील तब भी कर रहा था, वो तब भी फील कर रहा था जब वो उसमें था, जब वो उस पार्ट में था। जैसे मान लो एक एग है और एग के ऊपर चार डाल देते हैं और एग का एक उसका जो वो है सर्फेस को ब्रेक कर देते हैं। जैसे ब्रेक करेंगे उसके जो छिलके होंगे, जो टुकड़े होंगे उड़ जाएंगे, एक्सप्लोड कर जाएंगे। क्यों एक्सप्लोड कर जाएंगे? क्योंकि पहले से फोर्स था, बट वो कहीं ना कहीं उसको बचाए हुए था, वो कहीं ना कहीं उसको बचाए हुए था। बट अब वो मटेरियल, चूंकि मटेरियल का अपना जो इंटरनल स्ट्रेंथ होता है, जो स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी होता है, वो एक्सीड कर जाएगा, वो टूट जाएगा, तो टूट जाता है। ठीक है, तो देखो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का कभी कभी डायमेंशनल फॉर्मूला पूछता है। ये प्रेशर है, याद रखना, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है प्रेशर, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब समझो, अगर हमसे ये पूछा जाए, ये एक स्फेयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल है, सिग्मा इस पे चार्ज पर यूनिट एरिया है, रेडियस इसकी r है, टोटल चार्ज q है, सिग्मा इज q बाय 4 पाई r स्क्वायर। ये पता करना है व्हाट इज द फोर्स बाय विच द लेफ्ट हाफ रिपेल्स द राइट हाफ, या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिपेल्स द साउदर्न हेमिस्फीयर। What is the force between? Question is find force of repulsion between two hemispheres. तो क्या करते हैं हम इसको यहां से पहले कट कर देते हैं, हम इसको बीच में कट कर देते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सपोज हमको इस पे फोर्स निकालना है, हमको इस पे, हम क्या करते हैं, यहां एक छोटा सा पैच लेते हैं, कहां पे, यहां पे हम जाते हैं और यहां पे एक छोटा सा पैच लेते हैं। ये काम हम कर सकते हैं, हमने अगर सरफेस टेंशन में डिराइव किया है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए बबल या एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए ड्रॉप, हमने ये सब काम वहां पहले किया हुआ है। और चूंकि हमने इस बैच में नहीं किया है तो हम बता रहे हैं, यहां एक फोर्स लग रहा होगा, कितना, यहां एक फोर्स लग रहा होगा, कितना लगेगा, ये लगेगा डीपी, प्रेशर इंटू डीए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इंटू डीए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर था, हर जगह सेम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड तो हर जगह सेम है। प्रेशर कितना है बताओ, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अलोंग नॉर्मल एट ईच पॉइंट, हर पॉइंट पे सिग्मा इंटू दिस। अब ये बताओ, हम जानते हैं कि जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे इस तरह से, तो वैसा एक फोर्स तो यहां भी लगेगा, यहां भी एक पैच होगा, सिमेट्रिकल यहां भी एक पैच होगा, और इस पैच पे भी फोर्स लगेगा इस तरह से, पीडीए। हमको ये दिख रहा है कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट और इसका डाउनवर्ड कंपोनेंट, इसका अपवर्ड कंपोनेंट, इसका डाउनवर्ड कंपोनेंट कैंसिल कर जाएगा। तो अल्टीमेटली फोर्स में जो सर्वाइव करेगा वो तो सिर्फ यही कंपोनेंट करेगा,
अगर ये एंगल थीटा है तो जो इसका कंपोनेंट इसके ऊपर सरवाइव करेगा, जो काम करेगा एक्चुअली में, जो फोर्स नेट फोर्स में कंट्रीब्यूट करेगा, दैट इज गोइंग टू बी पी डी ए कॉस थीटा, पी डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब समझो कॉस थीटा क्या है भाई, अब समझो यहां पे कॉस थीटा क्या है। थीटा जो है वो ये है, और यहां से अगर मैं ड्रॉप कर दूं, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहे हैं पैच को क्लैरिटी के लिए, और यहां से ऐसे करके ड्रॉप कर दें, ये एंगल होगा थीटा। क्या होगा, वर्टिकल के साथ इस पैच का प्लेन, वर्टिकल के साथ इस पैच का प्लेन, ये पैच कट किए हो उसका प्लेन वर्टिकल के साथ कितना बना रहा है, थीटा। बिकॉज ये इस टाइप से है, देखो एरिया इस तरह से है, एरिया इस तरह से डीए, ये हम दिखा रहे हैं इस तरह से, जैसे एक रेक्टेंगल को ले लें, एक रेक्टेंगल को ले लें और इस तरह से अगर हम प्लेस कर दें, और हम एक रेक्टेंगल को इस तरह से प्लेस कर दें, है तो ये पैच तो ये है, लेकिन रेक्टेंगल का मतलब है हमको ये साइड से दिखा रहे हैं तुमको, ये इंक्लाइन है किस पे, थीटा पे। तो समझो ये डीए है और ये एंगल कितना है, थीटा है। तो ये बताओ, इसका मतलब अगर यहां पे ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर तो ये कितना बनाएगा, क्या ये थीटा होगा? इज दिस गोइंग टू बी थीटा, इज दिस गोइंग टू बी थीटा? यस, दिस प्लस दिस 90, दिस प्लस दिस 90, ये हो गया पीडीए को। व्हाट इज डीए कॉस थीटा, व्हाट इज डीए कॉस थीटा? डीए कॉस थीटा जो होता है, देखो ये जो एरिया दिख रहा है ना डीए, इसका अगर तुम निकालोगे कॉस थीटा कंपोनेंट ना, ये है इसका परछाई, ये जिसका प्रोजेक्शन दिख रहा है ना, प्रोजेक्शन या शैडो, प्रोजेक्शन ऑफ डीए इज इक्वल टू डीए कॉस थीटा। समझो अगर हम इसकी परछाई गिराए इसके ऊपर, किसके ऊपर, और हम इस डीए की परछाई गिराते हैं इसके ऊपर, इस सर्कुलर बेस के ऊपर, और हम इस डीए की परछाई गिराते हैं इसके ऊपर, तो ये होता है डीए कॉस थीटा। ये एरिया अगर डीए है जो कि थोड़ा टेढ़ा था, इस डीए अगर हम यहां से लाइट गिराएंगे, ऐसे करके लाइट गिराएंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो उसकी जो परछाई बनेगी यहां पे, उसका वैल्यू होता है डीए कॉस थीटा। अगर ये एरिया डीए है तो, यानी कि तुम्हारा ये डीए कॉस थीटा क्या हो गया, प्रोजेक्शन। तो तुम इसको ले सकते हो पी इंटू ये जो फोर्स है ना डीएफ, इफेक्टिव फोर्स, ये कहलाएगा पी इंटू शैडो ऑफ डीए ऑन दिस सर्कुलर बेस, शैडो ऑफ डीए, सो प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। शैडो ऑफ डीए। तो अब क्या हो गया, इसका मतलब पी तो कांस्टेंट है, बताओ हर जगह पी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, हर जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कांस्टेंट है, चाहे यहां लो पैच, चाहे यहां लो पैच, चाहे यहां लो पैच, चाहे यहां लो पैच, शैडो अलग अलग होगा, शैडो अलग अलग होगा, सारे शैडो को जोड़ दो तो जो टोटल फोर्स होगा, समझो इसीलिए जो फोर्स होगा वो हो जाएगा P इंटू इंटीग्रल ऑफ शैडो ऑफ डीए, और समेशन ऑफ शैडो ऑफ डीए होता है एरिया ऑफ दिस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, यानी ये कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा P इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, प्रेशर इंटू पाई आर स्क्वायर इज दिस टोटल एरिया, प्रोजेक्शन ऑफ, बिकॉज P इज ए कांस्टेंट, इट कम्स आउट ऑफ द इंटीग्रेशन साइन। P तुमको पता है, तो टोटल फोर्स हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन, इसलिए दोबारा आने का चांस नहीं है। ठीक है, अब क्या पूछा हुआ नहीं है वो बताएंगे, वो समझ लेना। फोर्स होगा लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर के बीच में सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी प्रेशर इंटू एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, प्रेशर। हाँ सर, क्वेश्चन है फाइंड फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू हेमिस्फीयर। हाँ सर, जो हेमिस्फीयर के कारण, सर जो हॉलो हेमिस्फीयर के कारण फील्ड होता है वो सेंटर पे होता है, आउटवर्ड साइड सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। क्या 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 सर, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट फील्ड होता है सर, सेंटर पे। यस सर। ठीक है, तो सर ये जो फील्ड है सर, ये दूसरे हेमिस्फीयर पे है। हाँ तो दूसरे हेमिस्फीयर का सर जो एरिया है वो है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सर तो और उस पे चार्ज, मतलब सर चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही है। ठीक है, तो सर ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा सिग्मा रोटेशन क्यों लोगे, ये चार्ज यहां रखा है,
ये चार्ज यहाँ है, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। हाँ जो भी है, तुम फील्ड यहां निकाल रहे हो, यस सर। मल्टीप्लाई यहां कर रहे हो, तुम फील्ड सेंटर का जानते हो, मल्टीप्लाई पेरीफेरी पे करना है, चार्ज तो पेरीफेरी पे रखा हुआ है। यहां अगर डिस्क रखा होता और इसको हम एक हेमीस्फीयर ले लेते, उसको एक डिस्क के क्लोज करते, तब तुम सोच सकते थे। बट ये तो यहाँ जहां चार्ज वहीं निकालोगे ना, फील्ड यहाँ का और चार्ज यहाँ पे। ऐसा थोड़ी कि फील्ड यहाँ का निकाल लिए, चार्ज यहाँ रखे हैं और यहाँ फोर्स निकालना चार्ज पे, तो यहाँ के फील्ड को यहाँ के चार्ज से मल्टीप्लाई करें, ऐसा थोड़ी होता है। जहां चार्ज होता है वहीं पे लेंगे ना फील्ड, जहां चार्ज होगा वहीं के फील्ड लेंगे। हमको यहाँ चार्ज है ना डीक्यू, तो यहीं पे फील्ड चाहिए। अगर ऐसा होता, समझ लो, अगर ऐसा होता कि लेफ्ट हाफ में हम सिग्मा दे देते सिग्मा 1, लेफ्ट हाफ में सिग्मा दे देते सिग्मा 1 और राइट हाफ में सिग्मा दे देते सिग्मा 2, लेफ्ट हाफ में सिग्मा दे देते सिग्मा 1 और राइट में दे देते सिग्मा 2, तब यही फोर्स में हो जाता सिग्मा स्क्वायर की जगह सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2। याद रखना, अगर लेफ्ट हाफ में सिग्मा 1, राइट हाफ में सिग्मा 2, तो यहां पे सिग्मा स्क्वायर की जगह सिग्मा 1 सिग्मा 2 लोगे, सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 लोगे, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, याद रहेगा, क्रोटोव का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये हम कई बार करा चुके हैं। 11th में जब प्रेशर पढ़ाते हैं, फ्लूइड प्रेशर, तो एक चीज बताते हैं कि जब भी प्रेशर यूनिफॉर्म हो, सेम हो, फोर्स निकालना हो किसी भी चीज पे, सिलेंडर हो, हॉलो से, कुछ भी हो, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, वो डिराइव एक बार करते हैं, 50 बार यूज करते हैं। चाहे सरफेस टेंशन हो, चाहे वो डैम के ऊपर फोर्स हो, चाहे एक डैम होता है ना, डैम जो पानी रोकता है, उसके ऊपर जो पानी फोर्स लगाता है, टॉर्क लगाता है, सब में इसको यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, प्रेशर इंटू प्रेशर अगर कांस्टेंट किसी भी सरफेस पे, कैसा भी सरफेस हो, अगर ये सरफेस ऐसा होता, ये तो स्फेरिकल था ना, किस्मत अच्छी थी, अगर ऐसा सरफेस होता, ऐसा, और यहां पे हर जगह प्रेशर होता सेम, और हर जगह प्रेशर होता सेम, और फोर्स निकालना होता, तो सीधे क्या करते, इसकी परछाई लेते, क्या करते, इसकी परछाई लेते, यहां शैडो, कहां बता रहा हूं, कट रहा है, ये इसकी परछाई है, यहां से लाइट जलाओ, गिरने दो, इसकी परछाई बनेगी ना। जो परछाई बनेगी उस परछाई पे क्या करो, सिंपली प्रेशर इनटू ये जो एरिया दिख रहा है ना शैडो का, उससे मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स आ जाएगा। ठीक है, बट अभी टाइम नहीं है डिराइव करने का, ये सब कभी होगा तो मैथमेटिकल टेक्निक्स में देखेंगे। ठीक है, अभी नहीं। अब देखो, अब तुमको हम ये बताना चाह रहे हैं, तुमसे कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का कोई भी क्वेश्चन पूछें, कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, और देखो जब भी हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, हम उस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को टॉर्क से मिला सकते हैं, फ्लूइड के प्रेशर से मिला सकते हैं, मरकरी के प्रेशर से मिला सकते हैं, एक ऐसा बैरोमीटर क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर दोनों काम कर रहा हो। बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं, अभी उतना वो नहीं है। हम उसको ये पूछ सकते हैं कितने चार्ज के बाद वो रप्चर कर जाएगा, बहुत सारी चीजें हम उसको सरफेस टेंशन से ये कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। बट अभी टेक्निक पहले समझ लो, टेक्निक क्या है। कभी भी अब जो हम डिराइव करेंगे, जो तुमको हम बताने वाले हैं, वो हर जगह वैलिड है। वैलिड क्या है, जब भी तुम्हारे पास कोई भी दो सरफेस हो, जब भी तुम्हारे पास कोई भी सरफेस हो, सरफेस नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा, तो फील्ड नहीं बदलेगा। फील्ड कैन नॉट चेंज विदाउट ए चार्ज, याद रखना। न तो मैग्नीट्यूड बदल सकती है और न डायरेक्शन बदल सकती है। अगर कहीं पे चार्ज फ्री स्पेस है, कहीं अगर चार्ज फ्री स्पेस है, समझो, तो वहां पर फील्ड जस्ट सडन चेंज नहीं होगा, सडन चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट कि जस्ट लेफ्ट में फील्ड कुछ और था, जस्ट राइट में कुछ और गया, जहां से यानी फील्ड कंटिन्यूअस होता है, बेसिकली फील्ड कंटिन्यूअस होता है। समझो, अगर यहां पर जस्ट यहां पर बता रहे हैं, फील्ड यहां पे ले रहे हैं जस्ट, और एक फील्ड जस्ट यहां पे ले रहे हैं, जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट, और यहां स्पेस कम है, तो चलो यहां दिखाते हैं इस तरह से। इसके जस्ट लेफ्ट में
अगर फील्ड ऐसे करके एंड हो रहा है, या इसके जस्ट लेफ्ट में मान लो फील्ड ऐसे करके एंड हो रहा है, ठीक है, या कोई भी लेयर है, चलो कोई कुछ भी मान लो होना चाहिए, कर्ड हो या कोई भी लेयर हो, कर्व का छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, तो प्लस डाल दो, माइनस डाल दो, जो डालना है डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है ये एक है और बाहर से कुछ और भी चार्ज हो, बाहर से कुछ और फील्ड भी हो, सो देयर इज ए लेयर, सो चार्ज इज ए चार्ज लेयर एंड एक्सटर्नल फील्ड बोथ आर प्रेजेंट, एक्सटर्नल फील्ड भी है, एक्सटर्नल फील्ड इज प्रेजेंट, सब प्रेजेंट है। अकेला ये होता तो पता है हमको फील्ड राइट लेफ्ट होता है, बाहर से कोई फील्ड डाल दिया गया है। अकेला ये होता है तो फील्ड राइट यहां से, राइट और लेफ्ट यहां से होता है, लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट। बट अगर दूसरा फील्ड भी ऑन कर दिए हैं तो हर जगह वेक्टर सम हो जाएगा। मान लो यहां पर फील्ड इस तरह से था, किस तरह से, इस तरह से, यह है E1 वेक्टर, एंगल कितना बनाता है, θ1, ठीक है। और मान लो कि यहां पर फील्ड है E2 वेक्टर, यहां पर मान लो इसके जस्ट जहां ये एंड हुआ लेफ्ट में फील्ड था, E1 एंगल बना रहा था θ1, और जब ये फील्ड स्टार्ट होता है तब मान लो ये है फील्ड, E2 वेक्टर एंगल θ2 वेक्टर, जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट। बोलोगे सर ये कैसे हो रहा, परपेंडिकुलर तो है नहीं, क्यों नहीं हो सकता है, बाहर से और फील्ड का भी इफेक्ट है। दिस इज फील्ड नॉट ड्यू टू दिस लेयर ओनली, दिस द रिजल्टेंट फील्ड क्रिएटेड बाय दिस लेयर एज वेल एज एक्सटर्नल फील्ड, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, या एक्सटर्नल और भी चार्जेस हैं स्पेस में, और भी चार्जेस हैं, सबने मिलकर बनाया है। दिस इज द रिजल्टेंट फील्ड ड्यू टू all charges. This is resultant field due to all charges. ये सिर्फ इसका फील्ड नहीं है, इसमें इसके फील्ड का भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, बट है सबका। अब समझो, लेफ्ट और राइट में पैरेलल कंपोनेंट सेम होना चाहिए। समझो, पहला स्टेप, फील्ड मस्ट बी सेम, ये कैसे, कंटिन्यूअस along पैरेलल डायरेक्शन। इसके जस्ट लेफ्ट में जो फील्ड का कंपोनेंट था सरफेस के पैरेलल, इसके जस्ट राइट में सेम होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि E1 साइन θ1 मस्ट बी इक्वल टू E2 साइन θ2। समझ लो इस बात को। इसके जस्ट लेफ्ट में अगर फील्ड, इसका एक कंपोनेंट ऊपर है, कितना है, इस सरफेस के पैरेलल कितना है बताओ, इसके जस्ट लेफ्ट में इसका कंपोनेंट था E1 साइन θ1, और इसके जस्ट राइट में सरफेस के पैरेलल जो कंपोनेंट था वो कितना था, E2 साइन θ2। दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम, दोनों कभी अलग नहीं हो सकता, चाहे वो कंडक्टिंग सरफेस हो या नॉन कंडक्टिंग हो, कुछ भी हो जाए, चाहे वो कंडक्टिंग सरफेस हो या नॉन कंडक्टिंग हो, कुछ भी हो जाए, ये कभी अलग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता अलग, क्यों नहीं हो सकता अलग, समझो। हम एक लूप बनाते हैं, कैसा, ऐसा, हम एक लूप बनाते हैं इस टाइप से, हम एक लूप बनाते हैं, एक रेक्टेंगुलर लूप बनाते हैं, क्या नाम देते हैं इसका, ए से बी से सी से डी से। हम एक यहां रेक्टेंगुलर लूप बनाते हैं, पहले ऐसे जाते हैं ए से बी, फिर जाते हैं बी से सी, फिर सी से डी और डी से। चूंकि एक लूप है, इसमें वर्क डन, बिकॉज फील्ड, ये जो फील्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, ये गारंटी है
कि इसमें नेट फोर्स जीरो होगा या नेट पोटेंशियल का चेंज जीरो होगा। और हम एक चार्ज को उठाएं और इसमें ऐसे घुमा दें तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, नेट वर्क डन क्या होना चाहिए, पूरे क्लोज साइकिल में जीरो होना चाहिए। समझो जब यहां से यहां जाओगे तब वर्क डन क्या होगा, तब चेंज पोटेंशियल क्या होगा, E1 साइन थीटा 1 इंटू लेंथ AB, E1 साइन थीटा 1 इंटू लेंथ AB। और जब C से D जाओगे तो क्या लोगे, E2 साइन थीटा 2 इंटू यही लेंथ नेगेटिव साइन के साथ। एक बार तुम फील्ड के डायरेक्शन में गए, किस फील्ड में, E1 साइन थीटा 1, लेंथ कितना गए L। दूसरी बार यहां से यहां है E2 साइन थीटा 2 में लेंथ क्या गए -L, मीन्स अपोजिट टू फील्ड। इन दोनों का सम जीरो। और यहां तो तुम गए ही नहीं, क्योंकि यहां पर जो था इसके जस्ट भीतर और जस्ट बाहर का है, ये इसका थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल है, ये डिस्टेंस वैसे भी टेंडिंग टू जीरो है। तो क्या होगा, अगर तुम चाहते हो कंजर्वेटिव, अगर ये दोनों अनइक्वल हो गया और ये दोनों अनइक्वल हो गया और ये दोनों अनइक्वल हो गया तो इस लूप में वर्क डन नॉन जीरो आ जाएगा। अगर ये ज्यादा है E1 साइन थीटा 1 तो वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर ये ज्यादा है तो वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा। इम्पॉसिबल, यानी इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। इसीलिए चाहे वो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग सरफेस हो, फील्ड लाइन जब भी किसी चार्ज पे, किसी भी सरफेस पे, चाहे वो कंडक्टिंग सरफेस हो या नॉन कंडक्टिंग सरफेस हो, जब भी तुम वहां फील्ड लाइन में कंटिन्यूटी तुमको शो करना हो। कंटिन्यूटी का मतलब है जो वैल्यू इसका पैरेलल लेफ्ट होगा वही राइट होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये इक्वल नहीं हुआ, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, और ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इस रास्ते पे चलेंगे ऐसे करके, अगर एक लूप बनाएंगे तो इसमें वर्क डन नॉन जीरो आ जाएगा, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। तो पहली बात इसको यार, हाँ सर फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी तो है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है सर, जैसे आपने साइन थीटा लिया सर कंपोनेंट, हाँ, तो सर कॉस कंपोनेंट भी तो है ना सर, तो BC डायरेक्शन में भी तो फील्ड होगा और AD डायरेक्शन में भी। इधर होगा फील्ड ना। यस सर। हाँ ठीक है, होगा फील्ड। तो एक काम करते हैं, ये है, समझना क्या है, दिखेगा तो बताना। ये है dy, ये है dx, ये है लूप, ठीक है। अब समझो यहां पर फील्ड एक पैरेलल और यहां भी एक फील्ड है पैरेलल, लेफ्ट और राइट। यहां एक फील्ड है परपेंडिकुलर और यहां भी एक फील्ड है परपेंडिकुलर, ठीक है। दो चीजें, या तो तुम इसके थिकनेस को नेग्लिजिबल कर दो, पहली बात, या तो तुम इसके थिकनेस को नेग्लिजिबल कर दो, बिकॉज ये डिस्टेंस हम इतना कम ले रहे हैं। अगर ये लेयर है, समझो हम यहां पे चल रहे हैं ऐसे करके, यहां गए, ये लेयर है, यहां से यहां गए तो फील्ड पैरेलल अंदर वाले के, और यहां से यहां गए हैं तो फील्ड पैरेलल बाहर वाले के। ये डिस्टेंस टेंडिंग टू जीरो है, ये डिस्टेंस टेंडिंग टू जीरो है, या जीरो ही है मान लो, इतना इसको क्लोज कर दो कि जीरो हो जाए, ठीक है। और वैसे भी जो फील्ड यहां पर है, इसको अगर हम इसके थिकनेस को जीरो करते चले बहुत छोटा, तो यहां इस एंड और इस एंड पे फील्ड सेम होगा। तुम इसको बस ये समझो कि तुम इसको जो है dx जो है टेंडिंग टू जीरो है। जितना भी पतला तुम सोच सकते हो उससे ही पतला है, सिर्फ लेफ्ट और सिर्फ राइट है और कुछ नहीं है, ठीक है। पहली बात इसको याद रखना। दूसरी बात, इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, वो आएगा, अब इसको डिराइव करेंगे। सेकेंड, दूसरा एक और चीज तुम समझ लो, E परपेंडिकुलर 2 माइनस E परपेंडिकुलर 1, ये परपेंडिकुलर का है साइड, E परपेंडिकुलर 2, इस साइड E परपेंडिकुलर माइनस इस साइड E परपेंडिकुलर, इज इक्वल टू सिग्मा बाय
एप्सिलॉन नॉट एन कैप, हमेशा। क्यों? अब अगर हम यहां एक गॉसियन सरफेस बनाए इस टाइप से, किस टाइप से? अब अगर हम यहां पे गॉसियन सरफेस बनाए इस टाइप से, देखो यहां पर जो फील्ड है परपेंडिकुलर, यहां जो फील्ड है परपेंडिकुलर, दोनों निकाल लो। इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? E1 cos θ1 होगा ना, और इसकी वैल्यू क्या क्या होगी अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम? E2 cos θ2। हम ये कहना चाहते हैं E2 cos θ2 माइनस E1 cos θ1 हमेशा इक्वल टू होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप एलॉन्ग एन कैप, एलॉन्ग एन कैप, या हाँ चलो एन कैप। क्यों? अगर हम यहां एक गॉसियन सरफेस बनाए, अगर हम यहां पे गॉसियन सरफेस बनाए इस तरह से, अगेन इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, जस्ट उसका एक ढक्कन इस लेयर के जस्ट लेफ्ट में है और एक जस्ट राइट में है, और उसको साइड से बंद कर दिया। तो समझो यहां जो फ्लक्स होगा एंटर करने के टाइम, इसमें ई पैरेलल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ई पैरेलल क्या है? ग्रेज करता हुआ जा रहा है। एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में सिर्फ क्या है? ई परपेंडिकुलर। और यहां जो होगा, यहां भी क्या होगा? ई पैरेलल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, सिर्फ ई परपेंडिकुलर होगा। तो इसके तो नेट फ्लक्स क्या होगा? E2 cos θ2 अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, E2 cos θ2 इंटू DA। अगर इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है? DA माइनस, यहां पे देखो E2 cos θ2 और DA सेम डायरेक्शन में था, और यहां क्या है? अपोजिट है। E1 cos θ1 एंटर कर रहा है, माइनस E1 cos θ1 इंटू DA इज इक्वल टू सिग्मा DA बाय एप्सिलॉन नॉट। होगा ना? इस पॉइंट पे अगर सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, तो कितना है? सिग्मा DA। सो DA तो कट गया ना, यानी कि डिफरेंस इन द फील्ड। अब समझो, ये जो तुमको डिफरेंस आ रहा है, यही तो नेट डिफरेंस भी है। क्यों नेट डिफरेंस है? क्योंकि पैरेलल कंपाउंड तो वैसे ही सेम था, पैरेलल कंपाउंड तो वैसे ही सेम था। तो ई परपेंडिकुलर माइनस ई परपेंडिकुलर का जो डिफरेंस है, वही तो वेक्टर, वही तो डिफरेंस ऑफ ई भी है। हम ये भी बोल सकते हैं ई राइट, क्या बोल सकते हैं? ई राइट माइनस ई लेफ्ट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट था, पैरेलल और परपेंडिकुलर। इसमें दो कंपोनेंट था, पैरेलल और परपेंडिकुलर। पैरेलल तो वैसे ही इक्वल था, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तो जो परपेंडिकुलर का डिफरेंस है, वही तो नेट डिफरेंस भी है। तो चाहे वो सरफेस चार्ज कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, हमेशा किसी सरफेस के क्रॉस जो वेक्टर डिफरेंस आएगा फील्ड का, वो इतना ही आएगा। करके देख लेना किसी भी जगह पे। अभी लेंगे इलस्ट्रेशन लेंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट वेक्टर का डिफरेंस, एनी चेंज इन वेक्टर, वेक्टर की बात कर रहे हैं। अब तो हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, पैरेलल और परपेंडिकुलर, पूरी वेक्टर, नेट वेक्टर माइनस दिस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इसको प्रूव करेंगे। इस सरफेस पे जो फोर्स लग रहा होगा, जो इसको रप्चर कर रहा होगा, जो इसको धकेल रहा होगा, वो कितना आएगा बता रहे हैं। पता नहीं हम पूरी क्लास में कितना ड्राइव कर, सिर्फ फॉर्मूला पहले बता देते हैं। तीसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन एनी चार्ज सरफेस, dF by dA, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई 2 इंटू E2 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर। यहां तो वेक्टर का भी झंझट नहीं है, स्केलर ले लो, E2 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर, एंड इट ऑलवेज एक्ट्स फ्रॉम, बताते हैं। चलो पहले ये बताओ, ये होगा E2 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कुछ तरह से, एप्सिलॉन नॉट इंटू E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर डॉट E2 वेक्टर प्लस E1 वेक्टर बाई 2। सही है जी? क्या E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर डॉट
E2 वेक्टर प्लस E1 वेक्टर इक्वल टू होगा E2 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर। ये क्या है, इसको बोलते हैं E एवरेज इंटू E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, ठीक है। एंड इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर, ये हमेशा नॉर्मली एक्ट करता है, ठीक है। सो इसको एक बार चेक करो, अगर हम वो वाला केस लें, स्फेरिकल कंडक्टर वाला, क्या ये वैलिड है? अंदर में क्या था फील्ड? 0। बाहर फील्ड क्या था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। वहां देखो तो, अगर हम इस चार्ज स्फेरिकल सेल को लेते और यहां निकालना चाहते इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, अंदर फील्ड नेट फील्ड कितना था? 0। बाहर कितना था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रेशर कितना आता? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बाय 2 इंटू E2 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर। E2 स्क्वायर मीन दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, and that would be equal to sigma square by 2 epsilon naught, sigma square by 2 epsilon, ठीक है। कोई डाउट? एंड इट ऑलवेज एक्ट्स, अब बता रहा हूं, इंडिपेंडेंट ऑफ, इट ऑलवेज एक्ट्स विच डायरेक्शन? प्रेशर किधर एक्ट करेगा? बाहर अंदर। इट ऑलवेज एक्ट्स फ्रॉम लो मैग्नीट्यूड रीजन टुवर्ड्स हाई मैग्नीट्यूड रीजन, फ्रॉम लो मैग्नीट्यूड रीजन, लोअर मैग्नीट्यूड रीजन टुवर्ड्स हायर मैग्नीट्यूड रीजन। ठीक है, डायरेक्शन मत देखना कि लेफ्ट है कि राइट है, खाली ये देखना किधर मैग्नीट्यूड जाता है, और मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो फोर्स वैसे ही 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखोगे, इसको हम डिराइव कर देंगे अगर टाइम मिलेगा तो, नहीं तो बता रहा हूं। एप्लीकेशन देखो इसका, बिकॉज ये किसी बुक में नहीं दिया हुआ है, ये किसी बुक में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, हमने इस पे प्लस क्यू चार्ज दे दिया, इस पे माइनस क्यू चार्ज दे दिया, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू। हम जानना चाहते हैं इनके बीच में कितना फोर्स होगा। एरिया है ए, एरिया कितना है ए, इसका एरिया भी कितना है ए, इसको बोलते हैं कैपेसिटर। हम पढ़ेंगे बाद में, बहुत एक नया सा मेथड से पढ़ेंगे कि फोर्स बिटवीन प्लेट्स और कैपेसिटर क्या होता है। पर यहां आप सोचो, इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू। हम जानते हैं दिस प्लस दिस बाय 2 0 यहां, दिस प्लस दिस बाय 2 0 यहां क्यू, यहां माइनस क्यू, पता है। हम जानते हैं यहां फील्ड कितना होगा? 0। यहां फील्ड कितना होगा भाई? यहां पर फील्ड होगा 0, यहां पर फील्ड होगा 0। देखो, हम कहीं भी निकाल देंगे। देखो, पहले हमने यहां पे चार डाल दिया क्यू, यहां डाल दिया माइनस क्यू। एरिया है ए, हमसे पूछा गया है व्हाट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू प्लेट्स। इन दोनों प्लेट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा? तो क्या करना है हमको मान लो इस प्लेट के ऊपर फोर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? हमको ये जानना पड़ेगा इसके लेफ्ट में और राइट में फील्ड कितना है, क्वेश्चन बन जाएगा। इसके लेफ्ट में और राइट में नेट फील्ड कितना है। अब तो हम ये भी नहीं देखेंगे कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, इसका कंट्रीब्यूशन मिलाते हुए इंक्लूडिंग दिस कंट्रीब्यूशन यहां और यहां फील्ड कितना है, बस काम हो गया। क्योंकि हमको क्या जानना है? E2 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर। ये देखो, हम जानते हैं यहां पर फोर्स चार्ज है 0, क्यों?
Q प्लस माइनस Q बाई 2, यहां भी कितना हो जाएगा 0, यहां कितना आ जाएगा Q चार्ज कंजर्वेशन से, यहां कितना आ जाएगा माइनस Q। एग्रीड? अब बताओ यहां फील्ड कितना होगा, यहां पर फील्ड कितना होगा, इसकी वजह से जो फील्ड होगा इसकी वजह से यहां कैंसिल हो जाएगा, इसकी वजह से यहां फील्ड लेफ्टवर्ड पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से राइटवर्ड कैंसिल, यहां फील्ड होगा 0, यहां भी फील्ड होगा 0, और यहां जो फील्ड होगा इसकी वजह से राइटवर्ड और इसकी वजह से भी राइटवर्ड, इसके राइट में राइटवर्ड और इसके लेफ्ट में राइटवर्ड, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। फील्ड कितना होगा सिग्मा एप्सिलॉन मींस कितना हो गया Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, एक लेयर यहां एक लेयर यहां, यानी कि अब तुमको इसके ऊपर फोर्स निकालना है, तुमको इसके ऊपर फोर्स निकालना। व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस, तुमको ये पता करना है कि ये प्लेट कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो तुम ये मत देखो कि उसको काटा उसको निकाला जो हमने पहले किया था, ये मेरा यूनिवर्सल रूल है, ये मेरा यूनिवर्सल रूल है। अगर ये फील्ड परपेंडिकुलर ना भी होता, टिल्टेड भी होता, तब भी हमको क्या लेना है, स्केलर लेना है, इसका स्क्वायर लेना है, फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करेंगे, यहां देखो, पहली बात जो इसके ऊपर प्रेशर ऐड करेगा, प्रेशर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय 2 E2 स्क्वायर मीन्स दिस स्क्वायर, क्या होगा Q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर इज 0 स्क्वायर। आ गया, देखो E2 स्क्वायर ये, E1 स्क्वायर 0, दिस इज अ प्रेशर, ये कितना है ये बताओ, Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ये है प्रेशर। किधर, अंदर या बाहर, इसके ऊपर फोर्स किधर होगा, अंदर या बाहर, राइट या लेफ्ट, क्या बोले हैं, लोअर रीजन, लोअर फील्ड रीजन टुवर्ड्स, फ्रॉम लोअर फील्ड रीजन टुवर्ड्स हायर फील्ड रीजन, यहां लोअर यहां हायर, यानी इधर से इधर अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। कितना फोर्स ऐड करेगा, तो क्या करोगे, प्रेशर पता है, एरिया पता है ए, तो फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, निकल जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, सो फोर्स हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए, इसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से मान लो हम इसको पहले याद कर लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट बाय 2 E2 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट बाय 2 E2 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट बाय 2 E2 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर, हो गया याद। अब देखो हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं और फिर हम स्फीयर में लेंगे और हम इस टेक्निक का यूज करके कहीं भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कोई भी क्वेश्चन बना देंगे। हम क्या कर रहे हैं, एक प्लेट ये लिए, दूसरा ये लिए, तीसरा ये लिए, इसमें डाल दिए Q, 2Q, 4Q, ठीक है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करो, सब कुछ जोड़ दो, बाय 2 कर दो, दिस बाय 2, कितना हुआ, या एक काम करो इसको ले लो, ऑड नंबर ना है तो 5 ले लो, 5Q ले लो, दिस प्लस दिस कितना हो गया 8Q, 8Q बाय 2, 4Q यहां, 4Q यहां, सो 4Q यहां माइनस 3Q यहां, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, 3Q यहां, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब हो गया यहां हो गया माइनस 2Q यहां, माइनस प्लस 2Q यहां, माइनस क्यू आएगा ना सर, माइनस क्यू आएगा यहां ना, हाँ यहां आएगा माइनस Q, ठीक है, ये हो जाएगा Q, ये हो गया 5, चला है। अब तुम किस पे फोर्स निकालना है, जिस पे फोर्स निकालना है तुम निकाल सकते हो, तुमको किसी प्लेट पर फोर्स निकालना है, इस पे पूछे, इस पे पूछे, इस पे पूछे, यानी कहने मतलब तुम इस प्लेट को छोड़ दोगे ना, ये रुका नहीं रहेगा, ये उड़ जाएगा। क्यों उड़ जाएगा, अगर मान लो इसके ऊपर नेट फोर्स लेफ्ट है, इसका मतलब अगर ये प्लेट यहां अपने स्थान पे खड़ा है, टीसी ने इसको पकड़ा हुआ है, अगर नहीं पकड़ा होता, छोड़ दिया होता और इस पे फोर्स लेफ्ट है, ये लेफ्ट चला जाता, ये एक्सेलरेट करके लेफ्ट भागता, या फिर इसको अगर इनवर्ड फोर्स है, कोई इसको बाहर खींचे हुए, कोई फिजिकल सपोर्ट है इसके पास, नहीं तो ये उड़ जाता। एक ही केस में फोर्स 0 होगा और दोनों साइड फील्ड सेम हो जाए,
क्योंकि E2 स्क्वायर और E1 स्क्वायर जीरो होगा, E2 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर, जब E2 और E1 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, अदरवाइज पक्का होगा फोर्स। अब बताओ यहां पे हम जानते हैं हमको इसके ऊपर फोर्स निकालना है या इसके ऊपर फोर्स निकालना है। हम जानते हैं इन दोनों का फील्ड इनके बीच में ही होता है, उसके लेफ्ट इन दोनों के कारण फील्ड इसके बीच में होता है, उसके अलावा कहीं नहीं होता, सब जगह कट जाता है। इन दोनों के कारण फील्ड सिर्फ इसके बीच में होता है, यहां से यहां तक में, बाकी कहीं नहीं, ना इधर होगा ना इधर होगा। इसका फील्ड इन दोनों का फील्ड इनके बीच में नहीं होता, बाकी सब जगह होता है। देखो इन दोनों का फील्ड बीच में होगा, प्लस और माइनस है ना, बीच में होगा, बाहर नहीं होगा। करके देखो इन दोनों का फील्ड यहां निकालो, यहां निकालो। 3q के कारण फील्ड लेफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज है, माइनस 3q के कारण राइट होगा, कट जाएगा। यहां निकालो इस q का फील्ड राइट होगा, निकलता है फील्ड, इसका लेफ्ट होगा, कैंसिल कर जाएगा। इसका फील्ड सिर्फ इसके बीच, इसका फील्ड सिर्फ इसके बीच, और इन दोनों का फील्ड इनके बीच में नहीं, बाहर में। यानी इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो किसकी वजह से होगा? इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा यहां पर वो किसकी वजह से होगा? इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से यस, इसकी वजह से यस, यहां फील्ड होगा। इसकी वजह से फील्ड क्या होता? लेफ्ट वर्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण क्या होता? लेफ्ट वर्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कितना आ जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कितना हो गया? 4q बाय a एप्सिलॉन नॉट होगा। बताओ इसके बीच में फील्ड सिर्फ इन दोनों के कारण और किसी के कारण नहीं होता है। इन दोनों के बीच में सिर्फ इसके कारण, और सबका कैंसिल हो जाता है। यहां पर और यहां पर फील्ड इसका फील्ड जो प्लस का फील्ड अंदर में जीरो, बाहर में होगा। प्लस अगर सेम है, प्लस या माइनस, प्लस का फील्ड इधर नॉन जीरो, इधर नॉन जीरो, बीच में जीरो। माइनस प्लस भीतर में नॉन जीरो, इधर जीरो, याद रखना। तो क्या करना है, यहां पे फील्ड निकालना है, तो इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, लेके भी कोशिश कर लो, कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट यहां जीरो, इन दोनों का यहां जीरो, इसका होगा, इसके कारण यहां लेफ्ट, इसके कारण भी लेफ्ट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा एप्सिलॉन, इस लेयर के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इस लेयर के कारण सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये निकल गया फील्ड यहां पर इसका असर नहीं, इसका नहीं, बस इन दोनों का होगा। कितना होगा बताओ? इसकी वजह से फील्ड क्या था? इसकी वजह से फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, लेफ्ट वर्ड, इसकी वजह से भी लेफ्ट वर्ड, तो यहां फील्ड होगा लेफ्ट वर्ड। कितना आएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 3q बाय a एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों के कारण इसी के बीच फील्ड होता है, यहां नहीं होगा। इन दोनों के कारण यहां, इसके कारण राइट, उसके कारण लेफ्ट, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल होगा। इसके कारण देखो प्लस के कारण बाहर निकलेगा फील्ड, और माइनस में एंटर करेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, इतना होगा। अब तुमको पता चल गया कि इस प्लेट के लेफ्ट में फील्ड 4q बाय a एप्सिलॉन नॉट और राइट में 3q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसके ऊपर फोर्स निकालना है ना, फोर्स निकालना ना, भूल जाओ इसके ऊपर चार्ज क्या है। फील्ड से फोर्स निकल जाता है, फील्ड से फोर्स निकल जाता है। इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस पे जो प्रेशर ऐड करेगा, समझो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऐड करेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये होगा एप्सिलॉन नॉट बाय 2 E2 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर, मीन्स 16 दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, 16 माइनस 9 इंटू q स्क्वायर बाय a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा? लोअर मैग्नीट्यूड रीजन टुवर्ड्स हायर मैग्नीट्यूड रीजन, लोअर मैग्नीट्यूड रीजन टुवर्ड्स हायर मैग्नीट्यूड रीजन मीन्स लेफ्ट वर्ड होगा। इस पे जो फोर्स है इधर होगा, इसका जो फोर्स होगा वो हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया ऑफ द प्लेट। कितना हो जाएगा बताओ? 7q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो एक एप्सिलॉन नॉट यहीं पे कट गया था, और एक मल्टीप्लाई होने के बाद कट जाएगा, और फोर्स क्या होगा? लेफ्ट वर्ड होगा, फोर्स लेफ्ट वर्ड होगा। निकाल सकते हैं, कहीं भी निकाल सकते हैं। तो वो सिर्फ ये करना है उस लेयर के लेफ्ट राइट में। इसमें तो एप्सिलॉन भी नहीं है, इस फॉर्मूले में तो एप्सिलॉन भी नहीं है, वो सिग्मा भी नहीं है, सिग्मा का भी इसमें रोल नहीं है। सिग्मा को भूल जाओ क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट बाय 2
E2 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर। यूनिवर्सल रूल है। अब तुमको हम बता रहे हैं स्फेयर में कैसे निकालोगे। अभी जो तुम स्फेयर में निकाले थे ना, कंसेंट्रिक स्फेयर में कैसे निकालोगे फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा, देखते हैं। अगेन इन सब के नोट्स तुमको हम शेयर कर रहे हैं अभी क्लास के बाद, देख लेना एक बार। मान लो मेरे से क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस है 2r, यहां पर चार्ज है q, यहां पर चार्ज है q, और यहां चार्ज था 0, यहां है q मान लो, यहां पर चार्ज था मान लो माइनस q। कंडक्टर हो या नॉन कंडक्टर हो फर्क नहीं पड़ता है। आई डोंट डिफरेंशिएट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बिटवीन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। कंडक्टर से एक फर्क होता है, गॉस लॉ भी लगता है, अंदर में फोर्स 0 हो जाता है, इक्विपोटेंशियल होता है। बट फोर्स को इससे कोई मतलब नहीं है वो कंडक्टर या नॉन कंडक्टर। फोर्स को इससे मतलब है चार्ज कैसे रखा हुआ है। ये 0 है, ये q है, यहाँ माइनस q इसलिए दे रहे हैं कि ये कंडक्टर भी हो सकता है और नॉन कंडक्टर भी हो सकता है, तो माइनस q देना जरूरी नहीं था, दोनों की इसमें वैलिड है। यहां पर मान लो चार्ज है मान लो 2q। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेशर एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर स्फीयर, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर स्फीयर। हम इनर स्फीयर भी पूछ सकते थे, डजंट मैटर। तो मेरा अल्टीमेट समझो, जैसे हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का क्वेश्चन आया, बाद में हम ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द राइट हाफ ऑफ दिस। ये जो स्फीयर है बाहर वाला, उसका राइट हाफ पे कितना फोर्स लग रहा है। तो तुम जानते हो, तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पता है तो तुम इसका एरिया ऑफ जो है प्रोजेक्शन ले लोगे, पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, पाई इंटू 2r होल स्क्वायर मल्टीप्लाई। किसी प्रेशर को तुम उसके क्रॉस सेक्शन के सर्कल मल्टीप्लाई कर दोगे तो हाफ पे फोर्स निकल जाता है। वो बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे। तो तुमको बस ये समझना है, तुमको इस सरफेस पे निकालना है ना फील्ड, तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इसके ऊपर निकालना है ना। तो इसका तरीका बड़ा सिंपल है। अगर तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इसके ऊपर निकालना है तो तरीका बड़ा सिंपल है। क्या सिंपल है? यहां इस पे निकालना है ना प्रेशर। एक बार यहां पे फील्ड निकाल लो, एक बार यहां फील्ड निकाल लो, क्वेश्चन बन गया। E1 निकाल लो जस्ट अंदर सरफेस के लेफ्ट में और राइट में, पहले और बाद में फील्ड निकाल लो, क्वेश्चन बन गया। और तुम जानते हो पहले और फिर बाद में फील्ड कैसे निकालना। बाद में फील्ड निकालना है तो इसको भी पॉइंट चार्ज, इसको भी पॉइंट चार्ज, इसको भी पॉइंट चार्ज मान लोगे, कितना चार्ज आएगा। इसको भी पॉइंट चार्ज, इसके जस्ट यहां पे जो फील्ड होगा वो कितना होगा, ये भी पॉइंट चार्ज बन जाएगा, ये भी पॉइंट चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज, कितना होगा K 2Q बाई 2R का होल स्क्वायर होगा ना। K 2Q बाय 2R का होल स्क्वायर, ये होगा ना। इसके जस्ट बाहर में फील्ड, यहां पे इसके जस्ट भीतर में फील्ड क्या था, इसके जस्ट भीतर में फील्ड यहां, इसमें क्या होगा, इसका फील्ड तो बना नहीं यहां पे, ये और ये तो अभी बनाएगा फील्ड ना। यहां अगर गॉसियन सरफेस बनाएंगे इस तरह से क्या होगा, ये तो अभी बाहर है, ये पॉइंट चार्ज बना था ना अभी तक यहां गॉसियन सरफेस में, तो सिर्फ ये पॉइंट चार्ज फील्ड क्रिएट किया था ना यहां तक। ये तो अपने भीतर फील्ड क्रिएट करता ही नहीं है, बाहर में करता है। तो इस पॉइंट पे इस 2Q और -Q का तो फील्ड ही नहीं है, इसका फील्ड है कितना, इसका फील्ड है कितना, फील्ड है इसका K Q बाय यहां से डिस्टेंस इस पॉइंट का कितना है 2R ही है। समझ रहे हो, इसके जस्ट लेफ्ट सिर्फ इसका चार्ज, डिस्टेंस सेम है, इसका जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है लगभग, ठीक है। तो यहां पर फील्ड कितना था, ओनली ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज
k/2r²। इसके जस्ट राइट में क्या होगा, इसके तीनों के कारण कितना होगा, k2q/2। आ तो गया। अब क्या करना है, जो इसके ऊपर प्रेशर लग रहा होगा ना, दैट इज इक्वल टू ε0/2 दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। कर लो आ जाएगा जो भी आता है। और डायरेक्शन क्या होगा, लोअर प्रेशर रीजन टुवर्ड्स हायर प्रेशर रीजन। लोअर प्रेशर इधर था, हायर प्रेशर इधर, यानी रेडियली आउट होगा। ये इसको धकेल रहा है। अगर ये ज्यादा होता, अगर ये कम होता, ये ज्यादा होता किसी केस में, तो ये अंदर की तरफ होता। ठीक है, ना क्वेश्चन इज ये फॉर्मूला आया कहां से, यहां कोई डाउट है किसी को, ये फॉर्मूला आया कहां से। ठीक है, तो देखते हैं ये फॉर्मूला कहां से आया। 10 मिनट है, बता सकते हैं, बता देते हैं। ठीक है, देखो हम कहते हैं कि एक लेयर है, वो लेयर जो है बहुत एक लेयर ऑफ चार्ज है, सिग्मा है। जब उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तो वो सिग्मा नहीं होता है। जैसे एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर में चार्ज डाल दिया तो चार्ज फैल गया। पर जब उसको गौर से देखोगे ना, वो चार्ज फैलता है, लेकिन उसका कुछ थिकनेस होता है। जैसे तुम किसी दीवार की पेंटिंग कर दो, लगता है तुमने एक लेयर चढ़ा दिया, बट उसको गौर से देखोगे उसकी भी कुछ थिकनेस होती है, उसके अंदर भी कुछ तो है। तो जनरली जो लेयर होता है वो इस टाइप से होता है। देखो जो लेयर होता है ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो इस टाइप से होता है। उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो जो लेयर होता है वो इस टाइप से होता है। चार्ज जो सरफेस पे होता है ना, वो इस तरह से होता है, कुछ ग्रेनी स्ट्रक्चर होता है। जो हमको अपने आई से क्या दिखता है, व्हेन वी सी विद आवर आईज, इट सीम्स टू बी नेग्लिजिबल लेयर, बट ये एक्स जो होता है ना, ये थिकनेस होता है, थिकनेस ऑफ चार्ज लेयर एट माइक्रोस्कोपिक लेयर, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। मान लो यहां पर फील्ड ई है, यहां पर फील्ड कितना है, E1। उसके ठीक पहले जैसे तुम किसी सॉलिड स्फीयर के ऊपर, मेटल के ऊपर चार्ज डालोगे तो हम बोलते हो फैल गया, बट फैलता है, लेकिन उसको गौर से जो है देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे कि एक भीगा हुआ बॉल ले लो, एक बॉल को वेट कर दो, उसको आटे के बोरी में घुसा दो और निकाल दो, तो क्या लगता है, आटा उसके ऊपर चिपक गया है, एक लेयर आटा का चिप। बट उसको गौर से देखोगे माइक्रोस्कोप में तो आटा का भी लेयर का एक थिकनेस होता है। यहां पर था E1, और जब तक ये यहां पहुंचा, इसकी फील्ड हो गई E2, बढ़ के चेंज हो गई E2 हो गई। एंटर जब किया था लेयर में E1 था, और ये जब गया E2 हो गया। दिस इज वेरी स्मॉल, एक्स इज वेरी स्मॉल। यही होता है ना सॉलिड स्फीयर में। क्या होता है, अंदर में फील्ड होता है 0, और बाहर में क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बट अंदर में धीरे से बहुत जल्दी चेंज होता है, लेकिन चेंज तो होता है भीतर। अब समझो इस बात को, अगर हम यहां पर कुछ फंक्शन होता है रो, नेग्लिजिबल, यहां रो इज ए फंक्शन ऑफ एक्स होता है। डेंसिटी किसी फंक्शन में चेंज, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। यहां में ग्राफ भी बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। हम क्या करते हैं, पहले तो यहां से यहां तक का एक गॉसियन लेयर बनाते हैं। कहां से कहां तक का, हम पहले क्या करते हैं, एक यहां बनाते हैं, एक यहां बनाते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं इस गॉसियन लेयर पे E2 इंटू DA, E2 इंटू DA, बताओ ये अगर DA है, E2 इंटू DA माइनस E1 इंटू DA, क्योंकि बाकी जगह फील्ड क्या था, ग्रेजिंग था, तो कर्व सरफेस के थ्रू भले फील्ड वेरी कर रहा है, बट है तो ग्रेजिंग ही, तो कुछ होगा नहीं। इज इक्वल टू इस लेयर का
जो माइक्रोस्कोपिक है, सिग्मा होता है कितना, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसका सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये जो एरिया तुमने कट किया डीए, जो टोटल चार्ज कितना होगा, सिग्मा डीए बाय एप्सिलॉन नॉट, डीए डीए और डीए कट गया, तो पहली बात E2 माइनस E1 आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, याद रखना। E2 माइनस E1 कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, पहली बात। दूसरी बात, हमको इसके ऊपर फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, फोर्स। हमको इसके ऊपर फोर्स निकालना। हम क्या करते हैं, यहां से किसी डिस्टेंस पे जाते हैं, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, और यहां एक बहुत ही पतला एक लेयर बनाते हैं और फिर उसमें बहुत कम थिकनेस जाते हैं, नेग्लिजिबल थिकनेस जाते हैं dx। हम यहां पे कितना डिस्टेंस जाते हैं, x राइट, फिर यहां एक नेग्लिजिबल थिकनेस करते हैं dx। उसके ऊपर फोर्स कितना होगा, इस dq, ये जो चार्ज तुमको dq, मान लेते हैं जब डिस्टेंस x था तो फील्ड कितनी थी, E थी। जब डिस्टेंस x था फील्ड थी E, और जब डिस्टेंस हो गया x प्लस dx तो फील्ड कितना हो गया, E प्लस डी। ठीक है, जब डिस्टेंस x था फील्ड था E x, यानी कि हम ये मान सकते हैं एक छोटा सा बहुत ही थिन, बहुत छोटा सा चार्ज है dq। ये चार्ज क्या है, dq। इस पे चार्ज कितना है, dq, और ये किस फील्ड में रखा है, E के फील्ड में रखा है। ये E और E प्लस डी लगभग सेम है, तो ये जो चार्ज dq है ये किस फील्ड में रखा है, D के फील्ड में रखा है। तो df कितना हो जाएगा बताओ, dq इंटू फील्ड एट दैट पॉइंट। इस पे फोर्स कितना लग रहा है, इस लेयर पे फोर्स कितना लग रहा है, इस लेयर पे फोर्स लगेगा, फील्ड जो वहां पर है इंटू डी, दैट बिकम्स इक्वल टू रो इंटू डीए डीएक्स। क्यों भाई, डीए इंटू डीएक्स। बताओ, ये अगर एरिया इसका कितना है डीए और ये थिकनेस कितना है डीएक्स, तो इसकी वॉल्यूम कितनी है, इसकी वॉल्यूम कितनी है, एडीएक्स। एडीएक्स की वॉल्यूम है, और उस पॉइंट पे अगर रो एज फंक्शन ऑफ एक्स कुछ है, रो एज फंक्शन ऑफ एक्स कुछ है, तो बताओ इस पॉइंट पे डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितनी थी, रो। उस पॉइंट पे, लोकल पॉइंट पे तुमने वॉल्यूम कट किया, कितना, एडीएक्स इंटू ई होगा ना, डीएफ। तो यहां से तुम्हारा डीएफ बाई डीए कितना आ जाएगा बताओ, इसे बोलते हैं प्रेशर। ये देखो डीएफ बाई डीए क्या आ जाएगा, डीएफ बाई डीए आ जाएगा ई इंटू रो एज फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डीएक्स। उस पॉइंट पे जो फोर्स पर यूनिट एरिया था वो क्या होगा, फील्ड एट दैट पॉइंट इंटू डेंसिटी एट दैट पॉइंट इंटू डीएक्स। क्योंकि डेंसिटी इंटू डीएक्स इंटू डीए होता है चार्ज इंटू फील्ड। नाउ अब समझो, इसको हम इंटीग्रेट तो कर दें, लेकिन प्रॉब्लम है फील्ड भी फंक्शन ऑफ एक्स है और रो भी फंक्शन ऑफ एक्स है। हमको दोनों के किसी एक वेरिएबल में लिखना पड़ेगा। तो हम क्या ये कह सकते हैं, हम इस गॉसियन सरफेस, कौन सा गॉसियन सरफेस, ये जो छोटा सा आपको कॉइन दिख रहा है जिसकी एरिया कितनी है, एरिया कितनी है इसकी, डीए, एरिया कितनी है इसकी, डीए, और थिकनेस कितनी है, डीएक्स। इस पे अगर गॉस लॉ लगा दे तो क्या लिखेंगे, अगर इसके ऊपर गॉस लॉ लगा दे तो क्या लिखेंगे, क्या हम लिख सकते हैं डीई इंटू ए, डीए। इस पे गॉस लगेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, हम इसके ऊपर गॉस लॉ लगा रहे हैं, तो जो फील्ड एंटर कर रहा है, जो फील्ड एंटर कर रहा है वो फ्लक्स क्या होगा, माइनस ई डीए। क्यों माइनस ई डीए, फील्ड यहां एंटर कर रहा है, राइट वर्ड है, एरिया वेक्टर लेफ्ट माउथ का लेफ्ट वर्ड है, माइनस ई डीए, प्लस जो फील्ड यहां बाहर निकल रहा है उसके लिए क्या लिखेंगे, ई प्लस डी इंटू डीए। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये फील्ड बाहर निकल रहा है। देखो यहां पे एक्स, यहां ई फील्ड एंटर कर रहा है और ई प्लस डी फील्ड बाहर निकल रहा है। दिस शुड बी इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है, रो एज फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डीए डीएक्स। वॉल्यूम कितना है, डीए डीएक्स। ये क्या है बताओ, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम ऑफ दैट स्मॉल पार्ट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ ये डीए डीए और डीए तो कट गया, ये माइनस ई प्लस ई कट गया, कितना आ गया, डीई इज इक्वल टू रो एज फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां एक बहुत बड़ा चीज बता रहे हैं,
यहाँ एक बहुत बड़ा चीज बता रहे हैं, इसको इंटरप्रेट करेंगे अभी, समझो हम फिर से बता रहे हैं यहाँ क्या कर रहे थे। एक डिस्टेंस x पे गए, यहां से एक डिस्टेंस x पे गए, एक छोटा सा एक पतला सा एक डिस्क बनाए डीए, फिर छोटा सा और गए, बहुत कम थिकनेस और गए, फिर एक डिस्क, ये कॉइन जैसा दिखेगा, एक छोटे से सिक्के के जैसा दिखेगा। हम कह रहे हैं इसके लेफ्ट एंड पे फील्ड था E, राइट एंड पे फील्ड है E प्लस डी। लेफ्ट एंड का डिस्टेंस था x, राइट एंड का डिस्टेंस है x प्लस डी एक्स। तो यहां पे फील्ड एंटर हो रहा है, यानी एरिया वेक्टर राइट था, फील्ड इनवर्ट था, तो क्या होगा माइनस ई डी ए। लेफ्ट एंड पे फील्ड है E, एरिया है डी ए, माइनस ई डी ए, क्योंकि एरिया वेक्टर बाहर फील्ड अंदर। राइट एंड पे फील्ड है E प्लस डी, फील्ड है E प्लस डी, एरिया वेक्टर बाहर डी ए, दोनों को जोड़ दिए। ये किसके इक्वल होना चाहिए, उसके अंदर कितना चार्ज बंद है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो उस थिकनेस में जो उस पॉइंट पे लोकल डेंसिटी थी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वो थी रो, और उसका वॉल्यूम होगा ए डी एक्स। तो उसका डी ए इंटू डी, वो क्या हो जाएगा उसका वॉल्यूम, उस पॉइंट पे डी क्यू होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम एट दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया, इसको हम फिर से बताएंगे क्या होता है। अब देखो, इसका मतलब रो डी एक्स की जगह क्या डाल सकते हैं, इसका मतलब रो डी एक्स की जगह क्या डाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट डी। हम रो डी एक्स की जगह क्या डाल देते हैं, एप्सिलॉन नॉट डी। देखो आ गया डीएफ बाई डी ए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, डीएफ बाई डी ए इज इक्वल टू, ई तो था ही मेरे पास, ई तो था ही फंक्शन ऑफ एक्स, ई तो था ही मेरे पास फंक्शन ऑफ एक्स, इनटू एप्सिलॉन नॉट रो डी एक्स की जगह, देखो यहां से एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये है प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इसके ऊपर पूरा का पूरा अगर निकालना है प्रेशर, क्या करेंगे, सबके ऊपर प्रेशर को जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दो, ये था डीपी, इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करोगे एप्सिलॉन नॉट बाहर, एप्सिलॉन नॉट बाहर, ई डी का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, E1 से लेकर E2 तक, दैट वुड बिकम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय 2 E2 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर। ठीक, पहली बात ये समझ लो, ये होता है, हम नहीं भी बताते ड्राइव करके होता है, क्योंकि हमको अल्टीमेटली क्वेश्चन बनाना है। और क्वेश्चन आ गया कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का, किसी भी केस में, यूनिवर्स का कोई भी केस हो, हर जगह ये लगेगा, आंसर देगा, भले इसको हम डेराइव ना किया हो, बट क्वेश्चन का कोई भी वेरिएशन इसके बाहर नहीं जाएगा। दूसरी बात, यहां देखो डीई बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड या फील्ड ग्रेडियंट, डीई बाई डी एक्स होता है चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर तुमको हम ई एक्स का ग्राफ दे दें, समझो अगर तुमको फील्ड और एक्स का ग्राफ दे दें और पूछें, और फील्ड और एक्स का ग्राफ दे दें और पूछें, कहीं भी फील्ड और एक्स का ग्राफ दे दें और पूछें डेंसिटी कितना है किस पॉइंट पे, तो क्या करोगे, किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकाल लो। डी बाई डी एक्स मतलब क्या है, स्लोप ऑफ फील्ड एक्स ग्राफ, स्लोप ऑफ फील्ड एक्स ग्राफ को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, वो क्या दे देगा, सॉरी यहां से क्या लिखेंगे बताओ, स्लोप इंटू एप्सिलॉन नॉट, स्लोप इंटू एप्सिलॉन नॉट इज रो एक्स। तो तुमको अगर इस तरह से पूछ दें, ये एक ई वर्सेस एक्स का ग्राफ है, बताओ कहां पर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, कहां नेगेटिव है, कहां जीरो है या क्या है, या अगर इस टाइप से दे दें और उसका एग्जैक्ट वैल्यू पूछ दें, तो क्या करोगे, निकाल सकते हो। डी बाई डी एक्स का मतलब है, डी बाई डी एक्स का मतलब है इस ई एक्स ग्राफ का स्लोप, यहां पॉजिटिव स्लोप, यहां जीरो स्लोप, यहां नेगेटिव स्लोप। डी बाई डी एक्स का मतलब है स्लोप इनटू एप्सिलॉन नॉट, वो होता है रो एज फंक्शन ऑफ एक्स। यानी यहां रो जीरो होगा, यहां रो पॉजिटिव होगा, यहां रो नेगेटिव होगा। अगर ये एंगल 37 डिग्री है या थीटा है, डी बाई डी एक्स यहां पे क्या है, टेन थीटा, टेन थीटा इंटू एप्सिलॉन नॉट यहां पे डेंसिटी है, टेन थीटा मीन्स जीरो, स्लोप यहां पे कितना है, जीरो, वो यहां पर है, निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम उल्टा कर दें, इंटेग्रल ऑफ रो डी एक्स, अगर हम डेंसिटी ऑफ एक्स रो वर्सेस एक्स का ग्राफ दे दें और पूछें एरिया अंडर ग्राफ क्या होगा, अगर हम पूछें रो और एक्स का ग्राफ दे दें और पूछें एरिया अंडर ग्राफ क्या होगा, एरिया अंडर ग्राफ का मतलब रो एज फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डीएक्स का इंटेग्रल, एरिया अंडर वाई ग्राफ का मतलब होता है वाई डीएक्स का इंटेग्रल। सो रो डीएक्स का इंटेग्रल क्या बताएगा,
एप्सिलॉन नॉट इनटू चेंज इन फील्ड, ये बताएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू चेंज इन फील्ड, फाइनल फील्ड माइनस इनिशियल फील्ड। ये सब क्वेश्चन अगर छोटे छोटे पार्ट्स में पूछे जाते हैं तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए मीनिंग क्या होता है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इसको तो निकाल सकते हो, E2 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर तो कहीं भी लगता है। ठीक है, तो हम उसको नहीं भी डिराइव करते, अगर हम डायरेक्ट ये डिराइव करते और कंडक्टर में बोल देते, इसी को हम एज ए स्पेशल केस कंडक्टर में यूज कर सकते थे, क्योंकि वहां जब आया था सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर था वो क्यों आया था, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट बाय 2 इंटू बाहर में क्या था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बाहर में फील्ड क्या था कंडक्टर के जस्ट बाहर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर माइनस 0 होल स्क्वायर, तब भी चला आता, पर फिर भी एक कंडक्टर को करना बनता था तो कर दिया। ठीक है, तो दिस इज द केस, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ये सब जगह लगता है, ग्रेविटेशन में भी लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी लगेगा। तुमको जितना पढ़ा है अभी तक गॉस लॉ में, इतना मेहनत करके इसका पूरा फायदा मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड में। जब बायट-सेवर्ट लॉ पढ़ेंगे और एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे, एक ही चेंज करेंगे, बाकी सब कुछ वही आ जाएगा। हालांकि बार रिपीट होगा तो तुमको और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, फिजिक्स में रिपीटिशन होता है बहुत चीजों का, कॉन्सेप्ट का, चैप्टर बदल जाता है, मैथमेटिक्स नहीं बदलता है। ठीक है, ये होता है, इसका नोट्स अभी हम शेयर कर देंगे। ठीक है, और क्या बताएं, और कुछ है वो बाद में बताएंगे, कभी होगा तो। हम मंडे को स्टार्ट कर रहे हैं कैपेसिटर, जिसको जो पढ़ना है कैपेसिटर में, जिस बुक से पढ़ना है पढ़ लो। कैपेसिटर वुड नॉट टेक मोर देन 4 to 5 क्लास, मतलब मुझे लगता है 3 क्लास में कैपेसिटर खत्म हो जाएगा और 2 या 3 क्लास में डाइलेक्ट्रिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक खत्म हो जाएगा, यानी कुल मिला के कैपेसिटर में, करंट में, कैपेसिटर बाद होगा करंट। हम ग्रेविटेशन अभी छोड़ रहे हैं, लेकिन छोड़ नहीं रहे हैं, उसको हम लेंगे बाद में, क्योंकि अभी हम पहले 12th का सिलेबस जो है सल्टा देते हैं। हम पूरा 12th का सिलेबस जो है जल्दी खत्म करके फिर हम स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैपेसिटर स्टार्ट होगा मंडे को, जिस बुक से जो पढ़ना है पढ़ लो। ठीक है, वहां जब पढ़ाएंगे तो कुछ अलग ढंग से पढ़ाएंगे, और हर चीज का मेथड है। कैपेसिटर, करंट, मैग्नेटिज्म में कुछ भी नहीं है, खाली फॉर्मूले है और तुमको उसको अप्लाई करते जाना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में है, फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक टॉपिक है जिसमें बहुत कुछ नया होता है। अगेन मॉडर्न फिजिक्स में कुछ नहीं है। ठीक है, कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना हो? हम जितना डिराइव करा रहे हैं तुम नहीं भी याद करो, कोई दिक्कत नहीं, जितना कंक्लूजन निकाल रहे हो उसको याद रखना जरूरी है। मेरे डेरिवेशन तुम भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जो कंक्लूजन्स हैं किसी चीज को निकालने के बाद, जो उसके रूल्स हैं कि ये होगा समेशन ऑफ ऑल चार्ज बाय 2 हियर, समेशन ऑफ चार्ज बाय 2 हियर, ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर डेरिवेशन नहीं पूछेगा और एप्लीकेशन पूछेगा। ठीक है, चलो मैं ये करता हूँ, मैं तुम लोग को भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।